चल भैया देखे बिहार चुनाव। Presented by Havells, making a difference. आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनावों में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में कुल मिलाकर 1064 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 मौजूदा मंत्री भी हैं उसमें, जिसमें उन मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। ऐसे में बिहार की जनता किसे पसंद करती है, किसके नाम पर मोहर लगाती है, इसके लिए इंतजार रिजल्ट्स का होगा। इस बीच मोकामा से अनंत सिंह बड़ा चेहरा हैं जो कि चुनावी मैदान में किस्मत आजमाते हुए साथ ही साथ इमामगंज सीट पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। जीतनराम मांझी इसी सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पहले चरण के लिए थम गया है। आज एक के बाद एक तमाम रैलियां हुई और अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीकों से जोर आजमाइश कर रही है। लोगों के बीच में जाकर चुनावी तरीके से वादे तो हो रहे हैं, लेकिन दिल जीतने की पूरी कोशिश है। पहले चरण की बड़ी बातें कौन कौन सी ये आप जान लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। 1064 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 319 प्रत्याशियों पर गंभीर मामले हैं, यानी कि उन पर गंभीर केसेस दर्ज हैं। 8 मंत्री ऐसे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और मौजूदा मंत्रियों के लिए बड़ा सवाल ये होगा कि आपके काम को पसंद किया जा रहा है बिहार की जनता के जरिए या फिर नहीं। मोकामा से अनंत सिंह बड़ा चेहरा, इमामगंज से जीतनराम मांझी, इन पर भी निगाहें सभी की टिकी रहेंगी क्योंकि दावे अलग अलग तरीके से हैं। 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान 28 अक्टूबर को यानी कि परसों। ऐसे में 71 सीटों पर सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से दावा लगा रहे हैं, वादे कर रहे हैं और इस तरीके का दावा कि सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन बिहार की जनता के दिल में एनडीए बसता है, महागठबंधन बसता है या फिर किसी और पार्टी पर वो दाव लगाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। पहले चरण के चुनाव के आखिरी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जाति कार्ड खेला है और जो मशहूर भी है। बिहार में जाति के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। रोहतास में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव के राज में गरीब सीना तानकर राजपूतों के सामने चलते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेकर चलना है ना। सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए। उधर औरंगाबाद में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल पर जमकर हमला बोला, उस वक्त को याद दिलाया। नड्डा ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर भी निशाना साधा, तंज किया और कहा कि अराजकता फैलाने वाले नौकरी आखिर कैसे दे सकते हैं। नड्डा ने कहा 1990 से 2005 तक बिहार में हालात ऐसे थे कि जातियों पर चुनाव होता था, लेकिन अब राजनीति विकास को लेकर हो रही है। यही बिहार की धरती पर 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा, ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा, मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे बताइए? समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। तो मैं यही पढ़ा हूं, मेरा बचपन यहां गुजरा है। अगर 2 घंटे भी बिजली आ जाती थी ना, 2 घंटे, आप लोगों को याद नहीं होगा, तो हम लोग कहते थे आई आई आई, और जब तक आई आई बोलते थे तब तक गई गई गई।
साथ ही जेपी नड्डा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए काम भी गिनाए। जेपी नड्डा ने राम मंदिर और धारा 370 के फैसले का भी इस दौरान जिक्र किया। आप सब लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने? आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे? करोड़ों लोग चाहते थे कि भव्य राम मंदिर बने, करोड़ों लोग। लेकिन याद करो, कांग्रेस पार्टी का रविशंकर जी सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम मंदिर के लिए पेश होते थे, तो वहां कपिल सिब्बल कांग्रेस का वकील क्या बोलता था? मत करो फैसला, मत करो फैसला, फैसला करोगे तो भाजपा को फायदा होगा, इसलिए इसका फैसला मत करो। कहा कहते थे कि नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, कहते थे कि नहीं? लेकिन धारा 370 बीच में अड़ंगा था कि नहीं था? आपने बीजेपी एनडीए को जिताया, मोदी जी को ताकत दी और रविशंकर जी सभी लोगों को आपने जिता करके भेजा। आपने इनकी उंगली में ताकत दी और इन्होंने 6 अगस्त को लोकसभा में वो बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये ताकत आपने दी, इसको आप मतलब राज्य के साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं वो भी जेपी नड्डा इस दौरान गिनाते हुए नजर आए। और अब बिहार में फिलहाल कैसा माहौल है, ये जानने के लिए दरभंगा का रुख कर लेते हैं। शुभ्रा सुमन मेरे साथ जुड़ गई हैं लाइव। शुभ्रा, पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया, ऐसे में बिहार के लोग जहां जिन 71 सीटों पर वोटिंग है, अपने दिल मन जहन में अब तक अपने पसंदीदा नेता का नाम लॉक कर लिया होगा? बिल्कुल रचना, ये कह सकते हैं कि अपने पसंदीदा नेता का जो इमेज है उसको लॉक कर लिया होगा और किसे वोट देना है ये जनता ने तय कर लिया होगा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले चरण का जो प्रचार है वो तो थम गया है, लेकिन हम जिस इलाके में है वहां पर दूसरे और तीसरे फेज में चुनाव होना है। तो इधर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ ही और भी तमाम बीजेपी के नेता, जेपी नड्डा से लेकर नीतीश कुमार, खुद मुख्यमंत्री, तमाम रैलियां आने वाले कुछ दिनों में होंगी इस तरफ। और ये माना जाता है कि इन रैलियों को भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि लोगों के जहन में जो छवि जाती है वो चुनाव के दौरान अच्छी बने और एक संदेश जा सके कि सरकार है मौजूद और सरकार आगे विकास करने के लिए तत्पर है। जहां तक बात इस इलाके की है, दरभंगा के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं, मधुबनी के तरफ भी, पूरे मिथिलांचल का दौरा हम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हाँ कहा जा रहा है, दरभंगा में जब मैंने बात की लोगों से हुआ कि बहुत विकास हुआ है पहले से, लेकिन और विकास होना बाकी है, क्योंकि ये पूरा मिथिलांचल का इलाका जो है विरासत से भरा हुआ है। धार्मिक जो महत्व के इलाके हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत बड़ा है। इसके साथ ही जो लघु उद्योग है उनके लिए इलाका जाना जाता है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ नाराजगी उनमें है और ये भी कहा जा रहा है कि गन्ना किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में है, उनके लिए भी जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। शुगर मिलों की हालत ठीक नहीं है, कई शुगर मिलें बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक सड़कों की स्थिति का सवाल है या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले लोग मानते हैं कि हाँ बेहतर हुआ है। तो इस इलाके में अभी गहमा गहमी चल रही है, रैलियों का दौर जारी है। आते जाते हमें सड़कों पर भी प्रचार करते हुए कार्यकर्ता दिख जाते हैं। लेकिन फर्स्ट फेज का 28 तारीख को इलेक्शन है और उसी दिन इस इलाके में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी और उससे भी देखना होगा कि लोगों का मूड कितना बदलता है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा जरूर है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस शब्द का इस्तेमाल हर चुनाव से पहले होता है। जी हाँ, नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है, लेकिन क्या वो मूड बदलने में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां और खुद नीतीश कुमार जहां जहां जा रहे हैं वो अपने काम भी गिनवा रहे हैं और सीधा हमला बोल रहे हैं कि हमारे पहले जो सरकार थी 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके लिए करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि परिवारवाद का आरोप बार बार लगाते हैं नीतीश कुमार आरजेडी पर। तो ये सब तमाम गतिविधियां अभी चल रही हैं। आम लोग जो है वो उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं। जब वरिष्ठ पत्रकार विनोद जोशी हमारे साथ जुड़े थे तो उनका कहना यह था कि रैलियों में जो भीड़ जुटती है उसे वोट में आप परिवर्तित मत कीजिए। कई बार भीड़ नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए जुटती जरूर है, लेकिन वो पहले से तय किए होती है कि वोट किसे जाएगा, इसलिए भीड़ को देखकर वोट प्रतिशत ना लगाएं। लेकिन साथ ही साथ आज चूंकि पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमना था, एक के बाद एक रैली हुई,
तेजस्वी यादव ने जाति कार्ड भी आज के दिन खेल दिया, साथ ही आलू प्याज को लेकर भी सरकार पर सवाल उठा दिए। उधर जेपी नड्डा ने भी लालू यादव के शासनकाल को याद दिलाते हुए जंगल राज की बात कही, बिजली नहीं था, विकास नहीं था, तमाम मुद्दे आज आखिरी दाव जरूर चला है हर पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से। जी बिल्कुल, आखिरी दांव चला है और ये पार्टियां करती हैं इलेक्शन से ठीक पहले, उनका फर्ज भी है। लेकिन जहां तक बात कामों की है तो वो इन 5 दिनों में या 1 हफ्ते में या चुनाव प्रचार के कुछ महीनों में नहीं हो सकता, और वो काम बहुत गहरा असर डालता है लोगों के जहन में। और अगर बिहार के लोगों की बात करें तो उनके दिलों में जो पलायन कर चुके मजदूरों की वापसी का मुद्दा है वो अभी भी ताज़ा है। और आप गांव में चले जाइए, किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। ये तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सवाल है, लेकिन हाँ, जिसका जिक्र लगातार बिहार की सियासत में होता है और बहुत बड़ा फैक्टर है जाति, वो इस बार भी काम कर रहा है। और रैलियों में जुटने वाली भीड़ से इसलिए भी हम बहुत कुछ नहीं आंक सकते, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनकी रैलियों में बहुत लंबी भीड़ जुटी। कन्हैया कुमार उनमें से एक है, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही है, लेकिन सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटना ही एक कारक नहीं है, बल्कि एक फैक्टर ये भी है कि आप जहां भी जाइए नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है। क्या वो नाराजगी आरजेडी के पक्ष में जाएगी या फिर नीतीश कुमार संकट मोचक साबित हो जाएंगे बीजेपी एनडीए सरकार के लिए? क्या नरेंद्र मोदी संकट मोचक साबित होंगे? क्या वो नैया पार कर ले जाएंगे? आपने जाति की बात कही, जाति के आधार पर बिहार में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इसी बीच चर्चा बहुत ज्यादा चिराग पासवान को लेकर भी है। और चिराग पासवान मौजूदा समस्याओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। औरंगाबाद की वो तस्वीर हम भूल नहीं सकते जिसमें कहा था देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। युवाओं के शेर बन गए हैं, युवाओं के नायक बन गए हैं। वो कहते हैं एजुकेशन हब यहाँ क्यों नहीं है, कारखाने क्यों नहीं है, फैक्ट्री क्यों नहीं है, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है। जो मौजूदा और बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की बात कर रहे हैं। तो आप जब युवाओं के बीच में पहुंची, किसी के जुबान पर चिराग पासवान का नाम भी सुना क्या आपने? ये चर्चा कहीं चल रही थी क्या? देखिए, ये फैक्टर्स जरूर असर डालेंगे, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि असर नहीं डालेंगे। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हम जाते हैं तो जेडीयू का कैंडिडेट भी है, एलजेपी का कैंडिडेट भी है और चिराग पासवान के पक्ष में नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई एक सब्सटैंशियल गेन करते हुए दिखेंगे या फिर सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? क्योंकि एक फैक्टर एआईएमआईएम भी है। हम लगातार देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी सामने आ रहा है, वो कितना इफेक्ट डालेंगे बिहार चुनाव पर, ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन या फिर वो चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, ये तमाम नेता जो हैं वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे ये कहना जरा जल्दबाजी होगी। लेकिन खासतौर से जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान क्या सिर्फ बीजेपी के लिए एक सपोर्ट साबित होंगे, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेंगे, या फिर वो अपने लिए भी कुछ गेन कर पाएंगे इस इलेक्शन में? क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि अभी रामविलास पासवान का देहांत हुआ है और उनके लिए एक सेंटिमेंटल भी एक लहर है लोगों में देखी जा रही है। रामविलास पासवान को लोग याद करते हैं और जब भी याद करते हैं तो उस दौर को याद करते हैं जब जाति के नाम पर जो सियासत होती है उसमें बहुत बड़ी हलचल हुई और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए इन नेताओं का जो योगदान है उसे भी लोग याद करते हैं। लेकिन क्या वो सेंटिमेंट वोट में तब्दील हो पाएगा? और अगर वोट में तब्दील हो पाएगा तो क्या सिर्फ वोट कटवा बनकर चिराग पासवान रह जाएंगे या फिर वो कुछ सीटें ज्यादा पहले से हासिल कर पाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि चिराग पासवान इस बार पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अपने बयानों में वो सधे हुए भी नजर आ रहे हैं। उनको मालूम है कि कहाँ हिट करना है। उनको जब वो ये कहते हैं कि मैं सीना चीर कर शुभ्रा आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस बीच आ रही है बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहुंचाएं। महबूबा मुफ्ती को, उनकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 3 टीडीपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी बात फिलहाल महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई, जो उन्हें झटके की तरह जरूर लगेगी। महबूबा के बयानों से पार्टी नेता नाराज रहे और इसी नाराजगी के चलते 3 पीडीपी नेताओं ने इस्तीफा दिया है। पीडीपी नेता टीएस बाजवा, वेच महाजन और हुसैन वाफरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अजय जांडियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत हम करेंगे। अजय, महबूबा मुफ्ती जिस तरीके के बयान दे रही थी, न सिर्फ उनकी आलोचना हो रही थी बल्कि पार्टी के ही कई लोग उनसे किनारा कर रहे थे और उसी का नतीजा
कि 3 पीडीपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये होना लाजमी था। जिस तरह का बयान जो है पीडीपी जो चीफ है उन्होंने दिया, और खासतौर पे आप देखें कि सिर्फ उन्होंने स्टेट के झंडे की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता। तो इस तरह से जरूर था कि उनकी बयान पर इस तरह के रिएक्शन आना जो है वो लाजमी था, और इसी का नतीजा ये निकला है कि बहुत ही सीनियर नेता हैं जो टीएस भाजपा पीडीपी के जो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके अलावा वेद महाजन जो कि जनरल सेक्रेटरी थे पीडीपी के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इसके साथ साथ चौधरी हुसैन अली वफा जो कि एक बहुत बड़ा नाम थे जम्मू में, पीडीपी के लिए मुस्लिम चेहरा थे, उन्होंने भी जम्मू से इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत बड़ा झटका है कहूंगा पीडीपी के लिए। हालांकि आप देखें जब सत्ता से पीडीपी बाहर हुई उसके बाद लगातार विकेट्स गिर रहे थे। कई मंत्री जो एक्स मिनिस्टर थे पीडीपी में वो लगातार इस्तीफा दे चुके थे और अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। कई जो है वो इस पीडीपी से इस्तीफा देने के बाद उनकी किनारा कर लिया है। कई ऐसे हैं जो पीडीपी में रहते हुए भी इस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, मगर इस बार जो उनकी स्टेटमेंट आई उसके बाद देश विरोधी स्टेटमेंट इसे माना जा रहा है, जिसके बाद ये इस्तीफे दिए गए हैं। और देश में इस बयान का विरोध भी हो रहा था। महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर बार बार आलोचना हो भी रही थी। अजय, क्या ऐसी खबर है कि इन 3 नेताओं के बाद ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है? कुछ और भी नेताओं की नाराजगी की बात सामने आ रही है क्या? यकीनन आपको बताऊं कि खासतौर पे देखें तो जितने भी नेता खासतौर पे पीडीपी से जुड़े हुए और जम्मू रीजन की बात करें, वो लगातार हमारी उनसे बात हो रही थी। वो इस चीज को लेकर वो साफ कह रहे थे कि इस तरह की बयानबाजी जो है मैडम को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीधे तौर पर सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। जो भी देश में रहने वाला भारतीय है वो कभी इस तरह की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये अब सिलसिला शुरू हुआ है। बीजेपी के पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, तो माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे नेता जो हैं वो बाहर आएंगे जो इस राह पर चलेंगे। इस तरह की विचारधारा और इस तरह के बयान के बाद पार्टी का बिखरना तय था, और 3 सीनियर नेता अगर इस्तीफा देते हैं तो ये संकेत है कि आगे आने वाले वक्त में और भी नेता इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती को अपनी गलती वक्त रहते मान लेनी चाहिए, वरना नुकसान और बड़ा झेलना होगा। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर निगाहें हमारी लगातार बनी रहेंगी। आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए फिलहाल देख लेते हैं। या डूबे हो डूबे गुंडन हो जाए तड़पार, अबरों सूते घोड़ा बेच के हो, अबरों सूते घोड़ा बेच के चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। Presented by Havells, making a difference. बिहार इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है और पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब से थोड़ी ही देर पहले यानी कि 5 बजे थम चुका है। बिहार चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके के हैं, ये जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। मैं खड़ा हूं बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर। ये देख सकते हैं कि 28 तारीख को बिहार में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव होना है, और ये देख सकते हैं कि जो बिहार पुलिस है वो सभी गाड़ियों को रोककर ये वाहन चेकिंग की जा रही है, जो चुनाव आयोग के निर्देश है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये बिहार और झारखंड का सीमा है। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र ये आता है, और यहाँ पर ऐसे ही सभी वाहनों को रोका जा रहा है और उसकी पूरी तौर पर सामान की तलाशी ली जा रही है। ये हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की तलाशी ले ली गई, और हमारे साथ बीएन सिंह साहब हैं इंस्पेक्टर। ये बताइए ये तलाशी क्या लगातार चल रही है? लगातार चल रही है, यहाँ पे लगातार चल रही है। छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी दोनों का चल रहा है।
जो भी बाइक टू व्हीलर है उनका भी चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तौर पर चेकिंग की जा रही है और किसी तरह का जो न कोई यहाँ से 50,000 से ज्यादा रुपए कोई नहीं ले जा सकता, साथ ही साथ आर्म्स एंड अम्युनिशन कोई लेकर नहीं जा रहा है, इसकी चेकिंग की जा रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसने पूरी तैयारी कर ली है और पूरी तौर पर सख्ती बरती जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर कार को रोका गया है और इसकी चेकिंग की जा रही है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, किसी तरह से कोताही नहीं बरतना चाहता। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बिहार झारखंड बॉर्डर।